व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो क्या बोलोगे? एक एक करके बोलो दिशा जी। व्हेन टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर superimposed on each other. So it is redistribution of light energy when light from two different sources superimpose on each other. Okay, दो sources of light चाहिए जी आप। Okay, मान लो redistribution of light energy हो गई। अब ये redistribution of light energy का मतलब मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि दो sources of light है, वहां से लाइट आपस में इंटरफेयर करती है, तो what one can observe on the screen, वो स्क्रीन में क्या ऑब्जर्व करता है कि उसको लगता है कि क्या हो गया जी? इंटरफेरेंस हो गया। यस लक्ष्य, कुछ पॉइंट्स पर लाइट की एनर्जी नॉर्मल के कंपैरिजन में क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है, और कहीं पर कम हो जा रही है। जहां पे लाइट कम हो रही है उसको तुम क्या बोलोगे? मिनिमस। जहां पे थोड़ी ज्यादा हो गई है वहां पे क्या बोलोगे आप? मैक्सिमस बोलोगे। ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा कि दो बल्ब हैं, कॉमन बल्ब जो आमतौर पे अवेलेबल होते हैं, उन दोनों को हमने इकट्ठी ऑन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन, क्या इंटरफेरेंस होगा? ये बताओ। होगा, श्योर है? तो इंटरफेरेंस होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्या वो जो इंटरफेरेंस हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे? आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं। हो तो रहा है लेकिन उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो प्रीवियस डिस्कशन कहती है कि हो तो रहा है लेकिन वो जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। जहां पे पहले मैक्सिमा बन रहा था वहां पे बाद में कुछ देर बाद क्या बन सकता है? मिनिमा बन सकता है। मतलब पैटर्न विल गेट अ चेंज। ओके, अगली बात, अगर आपने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व भी करना है, यू वांट टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ेगा? कौन बता सकता है जी? नैन, सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्सेज। ओके, दोनों दोनों सोर्स ऑफ लाइट कैसे होनी चाहिए? पॉइंट सोर्सेज होनी चाहिए। ओके, और कुछ? लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ओके, पॉइंट सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक। और कुछ? सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, स्क्रीन से सफिशिएंट क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। सब सही है, वो होना ही चाहिए। बट सबसे मेन कंडीशन क्या है? द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर। तो हम कोहेरेंट से दोबारा क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। आज की कार्रवाई क्या कर दी हमने? स्टार्ट कर दी। अपना नोट वोट बेटा अपने हिसाब से करते रहना। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हमने बोला कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, कि अगर प्रॉपर आइडियल सी कंडीशंस लगाकर दो सोर्सेस ऑफ लाइट लिए जाएं, S1 एंड S2, और वहां से मतलब आइडियल कंडीशंस के अंडर की बात हो रही है, दोनों की लाइट एक दूसरे में क्या कर जाए बेटा? इंटरफेयर कर जाए, तो व्हाट विल हैपन? स्क्रीन पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होने वाली है या हो जाएगी। वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है, कहीं कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो जो कम और ज्यादा होने का सिस्टम है वो इरेगुलर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा। और पैटर्न क्या कह रहा था कि बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे क्या आएगा? ब्राइटनेस, जिसको मैं क्या बोला करूंगा? मैक्सिमा। उसके दोनों तरफ ऑल्टरनेटिवली क्या आएंगे? मिनिमस। देन अगेन ये बार बार एक ही बात चलेगी कि भी पैटर्न बनता है मैक्सिमा मिनिमा बनता है, जब तक आपको रट नहीं जाता। बिल्कुल यानी इसी बात नहीं हो रहती, रोज ही बात। अभी एक दो दिन तक एक क्लास में कई बार बात होगी। फिर यहां क्या बना बेटा? मैक्सिमा, और अल्टरनेटिवली ये चलता रहेगा। मैक्सिमा के बाद फिर मिनिमा, और ये फिर मिनिमा। ओके, अब हम जान चुके हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है क्या होता है। ये भी जान चुके हैं कि ऑब्जर्व भी हो जाता है। आइडियल कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऑब्जर्व भी हो रहा है। अब ये भी जान चुके हैं जब इंटरफेरेंस हो रहा है, ऑब्जर्व भी हो रहा है, तो स्क्रीन पर दिख क्या रहा है? देयर इज अ पैटर्न ऑफ अ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स, या कह सकते हो पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ओके, उसके बाद बेटा हमने जो सबसे मेन बात की, दैट वाज एसेंशियल कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस। मैं लिखवा चुका हूं आपको शायद। एसेंशियल कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस। ओके, सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब जो इंटरफेरेंस कुछ देर के लिए टिका रहे, सस्टेन करे, और जिसको बंदा ऑब्जर्व भी कर सके। अगर एकदम चेंज हो गया तो मे बी आप उसको ऑब्जर्व ही ना कर पाओ। तो
एसेंशियल कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस, इसमें कई कंडीशन अभी आपने बताई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। तो अगर बेटा आप टॉपिक द टॉपिक आते हो याद करने के लिहाज से, तो नंबर 1 आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नंबर 2 कि इंटरफेरेंस आइडियल कंडीशंस में ही ऑब्जर्व हो पाएगा, मतलब अदरवाइज तो बात फैल के खूब चल ही रही है ना, फैला के अभी तक बोले जा रहा हूं, मैं बोले जा रहा हूं, तो वो फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो स्प्रेडिंग है, वो बोलना मुझे पड़ेगा। लेकिन आपको टिप्स पे आने के लिए मैंने बोला सबसे नंबर 1 इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद हो जाए। नंबर 2 इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ऐसे इतनी आसानी से नहीं होना, ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशंस बिल्कुल क्या चाहिए? आइडियल। वो 2-3 बार अपनी बात हो चुकी है, आपने नोट कर ली होंगी। और अगली बात, अगर आपको ऑब्जर्व करना है इंटरफेरेंस, तो उन आइडियल कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल कर क्या आई है? सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। तो हम कोहेरेंट से क्या करेंगे, फिर से बात को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कोहेरेंट वाली बात भी बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? दो सोर्सेस in which phase difference remains। ये बात वैसे लास्ट टाइम हो ही गई हुई है, ठीक है? अपने हिसाब से अब नोट्स वोट्स लेते जाना, ठीक है? आज भी अभी थोड़ी बात स्प्रेडिंग होती हुई नजर आएगी आपको। तो बेटा सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब उनके बीच का फेस डिफरेंस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट इट शुड रिमेन कांस्टेंट। फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब एक पॉइंट लिखना कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, एक पॉइंट लिखो कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। लिखा जी? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। बस बेटा जहां से ये जो फर्स्ट लाइन बोल रहा हूं ना, वहीं से स्टार्ट कर ले। अभी तक कोहेरेंट तक तो लास्ट क्लास में अपना हो ही गया हुआ है ना, तो अभी पिछली वाली बात ही मैं डिस्कस करा रहा था। बैक से अभी भी बिल्कुल प्रीवियस क्लास पे ही है, अभी नया कुछ नहीं कराया। तो ये बात मैंने पहले लिखवा दी हुई है, तो एक नई चीज जो लिखवाई है वो पहली वो यही है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब भाई दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट है, दो बल्ब है मान लो, कैन नेवर बी कोहेरेंट। ये कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। यहां से मान लो लाइट चली, तो बेटा लाइट जो होती है ना, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये S1 और S2 है, तो एनी सोर्स ऑफ लाइट एमिट पल्सेस ऑफ लाइट। लाइट की क्या चलती है? पल्सेस चलती है। पल्सेस, पल्स मतलब जैसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे अगर आप एक बार ऐसे हाथ मार दो तो उसमें वेव प्रोड्यूस होगी कि नहीं? वो एक पल के लिए होगी। ये जो वेव प्रोड्यूस हुई एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, इसको कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं इसको? पल्स कहते हैं, पल्स ऑफ वेव। अगर आपने कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस करनी है तो आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाना पड़ेगा, तब कंटिन्यूस चलती रहेगी। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन उस कंटिन्यूटी में ब्रेक करोगे तो देयर आर मेनी 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 पल्सेस। बीच बीच में क्या आ रही हैं? पल्सेस आ रही हैं। जल्दी बोलो, सिंगल पल्स का मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? बस एक बार हाथ मारते हो, इसको डिस्टर्ब करते हो तो इसमें पल्स क्रिएट होती है, बस वो एक बार क्रिएट होकर खत्म हो जाएगी, दैट इज पल्स। कंटिन्यूसली पल्सेस आती रही तो वो ओवरऑल क्या बन जाएगी? वेव बन जाएगी। ऐसी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, इट एमिट्स पल्सेस ऑफ लाइट। एक बल्ब है, वो कंटिन्यूसली लाइट दे जा रहा है, वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में आ रही है। वो इतनी तेजी से पल्सेस आ रही हैं कि हमें कंटिन्यूटी में नजर आ रही है। एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का डिफरेंस या डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे, इतनी तेजी से आती है। ओके, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लाइट कैसे एमिट करता है? पल्सेस के फॉर्म में। यहां से पहली पल्स चली, यहां से इसकी पहली पल्स चली, और यहां पे मान लो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। अगर ये फेज डिफरेंस यहां पर 0 डिग्री है तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव मैक्सिमा आ रहा होगा, और अगर 180 डिग्री है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, मिनिमा आ रहा होगा। ये बात तो अपनी हो चुकी है। जल्दी बोलो, ठीक है, क्लियर है, समझ लगना ओके। अगली बात कि जो भी फेज डिफरेंस आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए, कोई मैक्सिमा आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब इससे नेक्स्ट पल्स निकलेगी ना, नेक्स्ट पल्स, वो जब यहां पहुंचे उनके बीच में भी फेज डिफरेंस जितना पिछली पल्सेस के बीच में आया था उतना ही आए तो ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं तो इनकी फर्स्ट पल्स और इसकी फर्स्ट पल्स के बीच में बेटा जो फेज डिफरेंस आया था, अगले ही पल इसकी सेकंड पल्स क्रिएट हो जाएगी, इसकी सेकंड। अब उनके बीच में इस जगह पर क्या फेज डिफरेंस आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है,
इट एमिट्स 10⁸ पल्सेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी पल्सेस एमिट करता है? 10⁸ यानी एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना होता है बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 10⁸ यानी 10⁻8 सेकेंड। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, एक सेकेंड में कितनी पल्सेस एमिट करता है? 10⁸. नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड इज 10⁸. तो एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का जो टाइम गैप है वो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 10⁻8 सेकेंड। तो फिर से सुनो, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा कि भाई इतनी बात याद कर लो, पहले समझ लो। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, उनकी फर्स्ट पल्स जब क्रिएट हुई उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया? 5। उनकी जब अगली पल्स आएगी उसके बीच में फेज डिफरेंस इस जगह पे 5 ही आना है, ऐसी को गारंटी नहीं हो सकती कभी भी। ओके, और ये जो नेक्स्ट पल्स है इनकी कितनी देर में आ जानी है? 10⁻8 सेकेंड में। यानी विद इन 10⁻8 सेकेंड फेज डिफरेंस क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। ओके, अगर विद इन 10⁻8 सेकेंड फेज डिफरेंस चेंज हो जाना है, यानी विद इन 10⁻8 सेकेंड नया पैटर्न बन जाना है, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज हो गया, नई कंडीशन आ गई, न्यू पैटर्न बन जाएगा। यानी इंटरफेरेंस तो हो रहा होगा लेकिन पैटर्न चेंज होते जाएंगे, और कितनी तेजी से चेंज होते जाएंगे? विद इन 10⁻8 सेकेंड नया पैटर्न आ जाएगा। हमारी आई इतने छोटे टाइम के बीच में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, इसलिए हमें दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगाओगे तो कंटिन्यूस पैटर्न ही मिलना है। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज उनकी जो नेक्स्ट पल्सेस है उनके बीच में फेज डिफरेंस की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कंक्लूडिंग पॉइंट सुनो, लंबी कहानियां हैं तो इसलिए कंक्लूडिंग पॉइंट मुझे बोलने पड़ते हैं। क्या कंक्लूडिंग पॉइंट बोला मैंने? दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। याद रहेगा, ये तो पॉइंट याद रहेगा। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। व्हाई? बिकॉज द पल्सेस emitted by the sources of light has no constant phase relationship. पल्सेस के बीच में कोई भी कांस्टेंट फेस रिलेशनशिप नहीं होती है। ये जो पल्सेस हैं एक सेकंड में कितनी आती है? 10⁸. विद इन 10⁻8 सेकंड फेस रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, इसलिए फिर हम उस इतनी तेजी से होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। अब मेरे सवाल, क्या हम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेस से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? बोलो आंसर दो, यस और नो। नो। व्हाई नो? क्योंकि वो कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। अब अगली बात, हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस फिर कैसे ऑब्टेन करोगे? तो अब उसमें लिख लो, टू कोहेरेंट सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम, टू कोहेरेंट सोर्सेस आर derived from a single source of light, are derived from a single source of light. ओके, सबसे बेस्ट तरीका है, और भी कई तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें क्या किया जाएगा? एक मेन सोर्स लेंगे बेटा, उसके आगे क्लोज कर देंगे उसको, मान लो कार्डबोर्ड लगा दिया, और इस कार्डबोर्ड में क्या कर दिए? दो छोटे छोटे से क्या कर दिए? होल कर दिए, दो पिन होल कर दिए। जब दो पिन होल कर दिए तो पिन से होल किए ना, पिन होल्स, तो पॉइंट सोर्सेज हो गए। पहली आइडियल कंडीशन मैंने बना दी, क्या? पॉइंट सोर्सेज। दूसरी बात, एक ही सोर्स से लाइट आ रही है, यहां से देखने वाले को ये कैसे सोर्सेज हैं? टू सोर्सेज ऑफ लाइट, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सोर्सेज। So these two sources, S1 and S2, may be termed as coherent sources of light. इनको हम क्या मान सकते हैं? coherent sources मान सकते हैं। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? इंडिपेंडेंट बल्ब लगा दोगे तो नहीं, लेकिन एक ही से डिराइव कर दोगे तो ये क्या हो गया? आपके coherent sources of light हो गए। ओके, अब इससे ज्यादा हम बात को नहीं खींचते हैं coherent sources वाली को। टिप्स पे लो पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, व्हाट आर coherent sources of light? These are the sources जिनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहे जी? कांस्टेंट रहे। बोलो क्लियर है? दूसरी बात, कोहेरेंट सोर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो सकते। तीसरी बात, कैसे लेकर आओगे? फिर हम एक ही से डिराइव करेंगे। अब एक ही से डिराइव करने का बेस्ट तरीका कौन सा? इसको कौन सा मेथड बोला मैंने अभी अभी? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बोले सब सही है। और भी है, वो जब आएंगी या जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी फिलहाल वैसे लंबा खींच रहा ना काम,
एक एक चीज को बताने में बोलना ज्यादा पड़ रहा है। तो अब हम टू द पॉइंट पे आके मैं अभी यहाँ पर जो यंग्स ने यूज किया था वो कौन सा किया था, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट वाला किया था, तो इसलिए हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जल्द ही जा रहे हैं। ओके, कुछ तो कंक्लूड हुआ, कुछ तो कंक्लूड हुआ। कल से लेके अब तक मुझे लगता है मैंने 1.5 घंटा बोल दिया इसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में बातें 4 ही निकली हैं। इंटरफेरेंस क्या है जी, जब दो सोर्सेज ऑफ लाइट मिक्स होंगे तो पैटर्न बनेगा जी। पैटर्न कैसा बनेगा जी, मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे जी, सेंट्रल में मैक्सिमा होगा। इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ऐसे तो नहीं होगा जी, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस लगेंगी जी, और उन आइडियल कंडीशन में सबसे जरूरी कंडीशन कौन सी है, सोर्सेज का कोहेरेंट होना। तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं जी, और कैसे उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। अब कर कराकर अल्टीमेटली आज की एंडिंग आपकी है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा ठहराव आएगा चीजों में, हम करते हुए कुछ रिजल्ट वगैरह निकलने शुरू होंगे, तो अब थोड़ा सा ठहराव आएगा जी। क्या हेडिंग आ गई बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बेटा जब ये टॉपिक हो जाएगा ना तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो ये रिवाइज बड़ी जल्दी हो जाया करेगा, करने में टाइम लग जाता है। करने में ही इसको सिर्फ ये समझाने में कि इंटरफेरेंस है क्या चीज, हमें देख लो एक दिन से ज्यादा का समय, मतलब 1.5 घंटे के करीब तो सिर्फ इस बात को समझाने में लगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है क्या चीज ये। अब आती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा ये वो बंदा था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया और पूरी की पूरी जो डिस्कशन है, जो रिजल्ट है वो इसी ने दिए। ओके, तो हमारी डिस्कशन का मेन मुद्दा फिर यह होगा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही होगा। इसको शॉर्ट में अब से हम YDSE ही बोला करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कई बार क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ था इन YDSE, बोलते बोलते भी क्या बोला करेंगे, इन YDSE। YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने क्या किया बेटा, पूरी की पूरी आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक मेन सोर्स लिया, और उस मेन सोर्स से उसने क्या कर लिया बेटा, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन कर ली, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है, ये बिल्कुल कहां पर पड़ा हुआ है, सेंटर पे पड़ा हुआ है। ये S1 हो गया, S2 हो गया, मतलब सिमेट्रिकली इसने दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन कर लिए। सिमेट्रिकल ना होते तो भी पैटर्न बनता, लेकिन फिर वो सेंटर पे नहीं आता मैक्सिमा, इसने बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन क्रिएट की। ओके, ये बनाना है अब आपने सारा। ठीक है जी, इसको बोला हमने स्लिट प्लेन। ठीक है, इसको S1 और S2 जो सोर्सेज है मेरे पॉइंट सोर्सेज, इसको यंग्स ने स्लिट्स बोला, 2 स्लिट्स, इसलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये स्लिट प्लेन हो गया। ये क्या हो गया जी, स्क्रीन, सामने क्या था, स्क्रीन। ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट कैसे ली उसने, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, पूरी आइडियल कंडीशन क्रिएट कर ली। पहली आइडियल कंडीशन क्या, पॉइंट सोर्सेस ले लिए जी। दूसरी बात, लाइट भी कैसे ले ली, मोनोक्रोमेटिक। सोर्सेस जो थे वेरी क्लोज ले लिए। पॉइंट सोर्सेस मतलब जो पॉइंट सोर्स है उसका डायामीटर जो है माइक्रोमीटर साइज का, उनके बीच का जो डिस्टेंस है mm में। और उसके अलावा फिर कैसे कर लिए, कोहेरेंट भी कर लिए। एक ही से ऑब्टेन किया तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एंड सेम, मतलब उसने सारी आइडियल कंडीशंस ऑब्टेन कर ली और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कर लिया और पैटर्न ऑब्टेन हो गया। ओके, उसका पैटर्न भी ऑब्टेन हो गया। अब उसके बाद फिर जब पैटर्न आ गया
तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी निकाल निकाल कर उसने मैथमेटिकली दे दी। हमने मैथमेटिकली भी क्या कर लेना, सब कुछ डिस्कस कर लेना है। ओके जी, ये स्क्रीन था। स्क्रीन के सेंटर पे क्या ऑब्जर्व करता है कि क्या आया है जी, मैक्सिमा आ गया, जिसको उसने सेंट्रल मैक्सिमा बोला। ओके, तो सेंटर पे कहता है क्या आया जी, मैक्सिमा आ गया। फिर उसके कुछ देर तक कुछ दूरी में मैक्सिमा फैला हुआ था, फिर दोनों तरफ क्या कहता है जी, आ गया मिनिमा आया है जी। फिर क्या ऑब्जर्व करता है, दोनों तरफ मैक्सिमा आया है जी। और ऑल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा उसने क्या किए, ऑब्जर्व किए, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। ओके, ये ऐसे करके पूरा पैटर्न था। और ऑब्जर्व क्या करता है कि जितने भी मैक्सिमाज है ना, जितने भी मैक्सिमाज हैं, ये मैक्सिमाज है, ये मिनिमा, ये फिर से क्या हो गया, मैक्सिमा मिनिमा, ये क्या हो गया, मैक्सिमा फिर से मिनिमा। तो जितने भी मैक्सिमाज हैं उन सब की, नई बात बोल रहा हूं, इंटेंसिटी क्या है, सेम। जितने मिनिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमा के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन आपस में सबकी क्या है, सेम। नई बात बता दी, अभी तक सब कुछ बोल चुका था मैं, मैक्सिमा बनाते एक और बात बता दी कि व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद मैक्सिमा एट द सेंटर। सेंटर में मैक्सिमा और उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऑल्टरनेटिवली। और एक नई बात क्या जोड़ी, ऑल द मैक्सिमास आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑफ सेम इंटेंसिटी। कम ज्यादा वाले नहीं है, जेडे ब्राइट ने फिर इक्वली ब्राइट ने, जेडे डार्क ने फिर इक्वली डार्क। सारे डार्क वालों की इंटेंसिटी सेम थी, सारे ब्राइट वालों की इंटेंसिटी भी क्या थी, सेम। बोलो सही है, क्लियर है। तो ये बात भी सबको रटी हुई होनी चाहिए, रटी हुई कि वाईडीएससी में क्या क्या सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एंड व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन। सेटअप क्या था, मेन सोर्स S1 S2 स्क्रीन, ठीक है, सारी आइडियल कंडीशंस, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उसका सेटअप हो गया। दूसरे नंबर पर व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर वाज अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन विद पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, डार्क एंड ब्राइट बैंड विद ब्राइट बैंड एट द सेंटर। एक बात और क्या बताई, ऑल द मैक्सिमास आर ऑफ हैविंग सेम इंटेंसिटी, ऑल मिनिमास आर हैविंग सेम इंटेंसिटी। बोलो सही है, क्लियर है, चल रहा है। ओके, बातों बातों में हमने कुछ एक नया वर्ड यूज कर दिया मैंने आज, मैंने वर्ड बैंड यूज कर लिया। क्या वर्ड यूज कर दिया, बैंड वर्ड यूज कर दिया। भाई जब सेंटर पे मैक्सिमा आएगा, मतलब लाइट आएगी, तो वो कुछ दूरी तक तो फैली होगी ना। थोड़ी जी अपन ब्राइटनेस देख रही है तो ब्राइटनेस कुछ फैली होगी, उसके बाद जितनी डार्कनेस होगी, डार्कनेस वाला भी तो कुछ तो एरिया लेगा ना। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। तो स्क्रीन के सेंटर पे जो ब्राइटनेस आई उसने कुछ तो जगह लेनी थी, और उसके बाद जो डार्कनेस आ रही है उसने भी कुछ तो जगह लेनी थी। तो ऐसा लगेगा जैसे क्या बन रहे हैं, बैंड्स बन रहे हैं, बैंड। बैंड समझते हो ना, एक चौड़ी सी स्ट्रिप को, चौड़ी सी पट्टी को क्या कह देते हैं हम लोग, बैंड कह देते हैं ना। तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ जैसे कि क्या आ रहे हैं, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आ रहे हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, देखो जहां पर भी ब्राइटनेस आई है, ब्राइटनेस के लिए एक और वर्ड क्या है, मैक्सिमा। एक और वर्ड क्या है, ब्राइट बैंड, ठीक है। एक और वर्ड क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। देखो जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ है वहां पर क्या आएगा, ब्राइट बैंड आएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं, उसको ब्राइट बैंड बोल देंगे। यहां कहेंगे वहां पर क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। यहां कहेंगे वहां पर क्या आई है, ब्राइट फ्रिंज आई है। अब ये कॉमन वर्ड है भाई, आते रहेंगे तुम्हें, इसलिए मुझे सारे बोल देने आज ही। एक और वर्ड यूज करा करूंगा मैं बार बार, फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब भी क्या होता है,
एक पतली सी पट्टी, पतली सी स्ट्रिप। ओके, सेंटर पर क्या हुआ है जी, जल्दी बताओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बोलो। ट्रू है ना। सेंटर पर क्या ऑब्टेन हुआ है, ब्राइट बैंड ऑब्टेन हुआ है, ये भी सही हो गया। चाहे आप बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चाहे आप बोलो क्या है, ब्राइट बैंड आ रहा है, चाहे आप बोलोगे वहां पर क्या आ रही है, ब्राइट फ्रिंज आ रही है, चाहे आप बोलोगे वहां पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। चार शब्दों का प्रयोग किया है मैंने, जल्दी बोलो, समझ में लग गया कि नहीं। बार बार कहीं किसी क्वेश्चन में फ्रिंज बोल देगा, कहीं किसी क्वेश्चन में बैंड बोल देगा, भाई हमें सब पता होना चाहिए। जल्दी बोलो, मेरी गल समझ गए कि नहीं। कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ओके, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहां पे अदर वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप, कि वहां पे क्या आया है जी, मिनिमा आया है। यहां क्या कह सकते हो, डार्क बैंड आया है। यहां क्या कह सकते हो, डार्क फ्रिंज आई है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। तो तीन चार तरीके से इन चीजों को हम बोल रहे हैं। ओके, तो दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न obtained. This is the interference pattern obtained in Young's double slit experiment. अब बात को समझो, वेव ऑप्टिक्स की समस्या। वेव ऑप्टिक्स की समस्या है कि बोल बोल के एक बार आपके माइंड में डालनी पड़ेंगी चीजें, बोलना बहुत पड़ रहा है। और कोई टॉपिक होता तो अब तक हम लिख रहे होते, डिराइव कर रहे होते, सीधा डेरिवेशन आ जाती है, या फिर न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल तो खैर इसके भी करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट ही नया है, बिल्कुल पहले पढ़ा ही नहीं कभी। इंटरफेरेंस अभी आगे डायफ्रैक्शन भी आना है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। बट अल्टीमेटली आपकी बुक में जो कॉपी में नोट आ रहे हैं ना बेटा, आपको एग्जाम के लिए वही याद करने हैं। इतनी लंबी कहानियां जो मैं डाल रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको अभी जरूरत पड़ेगी इसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ओके, कुछ तो क्लियर हुआ होगा, जल्दी बताओ। अब तो रट गया कि वाईडीएससी, वाईडीएससी का फुल फॉर्म तो पता लग गया सबको, पता लग गया क्या होता है वाईडीएससी का फुल फॉर्म, बोलो नाज बता। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ये क्लियर है। सेटअप क्लियर है। कभी भी बनाना चाहो अपने आप ही बना दोगे। मेन सोर्स एक, उसके बाद उसको क्लोज करके दो सोर्स, सामने स्क्रीन है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये माइक्रोमीटर साइज का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और उसके बाद पैटर्न, तीन चीजें हैं। व्हाट इज वाईडीएससी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, पैटर्न कैसा था। तुम्हारे याद करने के लिए तीन चीजें, वो तो रट गई होंगी, क्लियर है। तो व्हाट इज वाईडीएससी, क्लियर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, कैसा था, क्लियर। और पैटर्न क्या है, ये भी क्लियर। पैटर्न को एक ही लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, द पैटर्न ऑब्टेन्ड इज सच दैट देयर इज अ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स विद ब्राइट बैंड एट द सेंटर, सेंटर पे ब्राइट बैंड। अब ये क्यों ऐसा आया, वो बाद में उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। वहां पे फिर हमारा मैथमेटिकल वर्क क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे ना एक डेरिवेशन आएगी, मतलब ऑब्टेन करेंगे रिजल्ट। अब वो डेरिवेशन वैसे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा उसको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। जब इतनी बातें की हैं यार, तो वहां पे भी डिराइव करेंगे तो और बढ़िया तरीके से वो हमें आ जाएगा। ओके जी, अब अगली हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वाईडीएससी। अब यहां पर तुम लिखोगे जी सारा रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। इतनी लंबी स्टोरी में अल्टीमेटली सारा का सारा जोर किस पे, पैटर्न पे है ना, कि भी ऐसे ऐसे इंटरफेरेंस करवा दिया जी हमने तो यंग्स ने। तो स्क्रीन पे क्या आ गया, बहुत बढ़िया एक पैटर्न आ गया। अब उस पैटर्न में बार बार क्या बोला गया, सेंटर पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, उसके दोनों तरफ क्या आ रहा है, मिनिमा, फिर से क्या, मैक्सिमा। अब यहां पर वो मैथमेटिकली प्रूव करता है कि कब कब मैक्सिमा आएगा और कब कब मिनिमा आएगा। मतलब कंडीशंस टू ऑब्टेन मैक्सिमा एंड मिनिमा, कब कब मैक्सिमा आएगा, कब कब मिनिमा आएगा। अभी हमने कुछ ड्राइव नहीं किया, कुछ ड्राइव नहीं किया। एक सिंपल सी कहानी है कि भाई जहां जहां पर पॉजिटिव पे पॉजिटिव पड़ जाएगा, वहां वहां क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। और जहां जहां पर पॉजिटिव पे दूसरी वेव का क्या पड़ रहा होगा, नेगेटिव पड़ रहा होगा, वहां वहां पे मिनिमा आएगा। जल्दी बोलो, ये तो पॉइंट सिंपल ही, अभी कुछ नहीं ड्राइव किया। तो हमने ऐसा ही कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं कि जहां जहां फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा, वहां वहां मैक्सिमास आएंगे। जहां जहां फेज डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, वहां पे मिनिमास आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे 180 आएगा वहां पे क्या आ जाएंगे, मिनिमा आ जाएंगे। तो हेडिंग हो गई, जल्दी बता दो क्या हेडिंग है आपकी। अभी टाइम अपने पास है सफिशिएंट, तो इसके कुछ रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे।
ओके, व्हाट इज हेडिंग? कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमारी आज की अभी की हेडिंग आ गई बेटा, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ध्यान देना जी। लिखो सबसे पहली लाइन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर YDSC is shown below. Experimental setup for YDSC is shown below. तो सबसे पहले आपने क्या बना लेना बेटा, जो 2 बार बना चुके हैं हम, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लो जी। मेन सोर्स, स्क्रीन, S1, S2 और ये स्क्रीन, दिस इज स्प्लिट प्लेन, S1 and S2 are the two कोहेरेंट सोर्सेस। दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच में बेटा जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। आने वाले रिजल्ट्स में इसका यूज होगा, इस डेरिवेशन में या इन रिजल्ट्स में तो नहीं होगा, लेकिन आगे कुछ आ जाएंगे रिजल्ट, तो मैं खुल के पूरा डिराइव कराऊंगा। सिलेबस में हो चाहे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पंजाब बोर्ड के सिलेबस में होगी, लेकिन आप दिल खोल के इसको करोगे, पूरा डिटेल में करवाएंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़िया रहेगी आपकी। तो इसको डी बोला करेंगे बेटा, और दोनों सोर्सेज के बीच का ये जो डिस्टेंस है टोटल, इसको हमने बेटा स्मॉल डी से डिनोट करना। इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो यहां पे 2 चीजें हैं बेटा, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी, उसके बारे में भी लिख ही लो। डी इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स and capital D is distance between split plane and screen. Okay, distance between split plane and screen. P है मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्क्रीन है ना बेटा, इस पे हर जगह पर कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं मैक्सिमा आया, कहीं मिनिमा आया। इस वक्त मेरी स्टडी वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P। सुमन है बेटा आपका नाम, की हुआ इस तरह, पानी पुनी तो नहीं पीना, चल कोई बात नहीं, एड ऑन कर दे। ओके, कहां पर थे बेटा हम? P क्या है बेटा हमारा? इट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मैंने अभी अभी बोला बेटा, क्या पॉइंट बोला कि भाई स्क्रीन पे बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे कोई एक ही लेके स्टडी करना है ना, तो पी मेरा पॉइंट ऑफ क्या है, मैं पी को चेक करूंगा कि वहां पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देखते हैं। ओके जी, तो बेटा यहां से एक वेव पहुंची और उसी वक्त यहां से भी कोई वेव पहुंची, दोनों मिल गई यहां पर। भाई दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, इंटरफेयर करके कुछ ना कुछ अब यहां पे बनाने वाली है, या मैक्सिमा या मिनिमा, डिपेंड करता है मिक्स होते वक्त उनके बीच का फेस डिफरेंस क्या था। जल्दी बोलो, क्लियर है? लेट्स y1 और y2 क्या है, पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते फर्स्ट सोर्स से जो वेव आई है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और y2 क्या है, सेकंड वाली वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये बनाना मत, ये वाली चीज, ये देखो ये वेव है, जब ये पी पर पहुंची मे भी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये थी y1, समझ गए? और जब दूसरी वाली पी इस पॉइंट पे पहुंची है तो मे भी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये थी, इट इज y2। तो जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2। बोलो समझ गए कि नहीं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है ये? तो अब y1 प्लस y2 क्या होगा, अगर y1 पॉजिटिव है y2 नेगेटिव है तो कम हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? समझ गए? वो नहीं बनाना था, ये डायग्राम बन चुका है, y1 y2 लिख लिया। जल्दी से लिखना, लेट y1 एंड y2 आर, लेट y1 y2 आर
द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज y1 y2 are the instantaneous values of the waves from S1 and S2. Y1 and Y2 are the instantaneous values of the waves from S1 and S2 when they reach point P. When they reach point P. Point P पे पहुंचते वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान लो क्या थी, Y1 and Y2 थी. ओके, आगे लिखना, the instantaneous value of the resultant wave, the instantaneous value of the resultant wave at point P, the instantaneous value of the resultant wave at point P is given as y is equal to y1 plus y2. कहां से आ गया बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स है. बेटा सुमन, कोई इससे पूछ लो, ज्यादा तो नहीं तबीयत खराब? बेटा ज्यादा तो नहीं तबीयत खराब? हेड डाउन जाना जुना तो नहीं है कि ऐसे हेड डाउन करके ठीक हो जाएगा? अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो बता दे, तेरे पापा को फोन कर देते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हेड डाउन करके. पानी पीना है तो बता, पानी पुनी पी रामनाथ. ओ तो पिछली सीट से चल जा, पक्के थल्ले चले जा. जिससे तू बैठी हुई साइड पे ना, वो पीछे वाली सीट से ना पक्के थल्ले चले जा. नयन जगप्रीत वाला जो बेंच है ना, खींच दे थोड़ा इधर, पक्के के नीचे खींच दे. हाँ, उससे बैठ जा. ओके बेटा, y किसके इक्वल हो गया बेटा? y1 प्लस y2. कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अब कंटिन्यूटी में लिखते चले जा रहा हूं मैं. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. अब ध्यान देना, जो y1 है वे भी तो है. इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a cos ऑफ साइन भी यूज कर सकती है. जो वेव्स होती हैं, इनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? a साइन ओमेगा टी. और जो y2 है बेटा, उसको लिख रहा हूं मैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. चेक करना, समझ लग गया? जो वेव की इक्वेशन होती है इसी टाइप की होती है कि नहीं होती है? वैसे तो दोनों सेम ही सोर्स से ऑब्टेन हुई हैं, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम आ जाने हैं. लेकिन हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि मान लो एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं भी है तो जो फर्स्ट वेव है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? a1 साइन ओमेगा टी. और दूसरे की कितनी है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. मेन मुद्दा क्या है कि दोनों के बीच में मान लो कुछ क्या आ चुका है? फेज डिफरेंस आ चुका है. तो फाई किसके इक्वल हो गया बेटा? फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 एट p. पॉइंट p पे जब पहुंची थी उस वक्त दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था? फाई था. कहीं और पहुंचती तो मे भी फेज डिफरेंस कुछ और होता है. जैसे सेंटर पे पहुंचेगी ना, सेंटर पे, तो सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस कवर करके आएंगी ये, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा. कहीं और पहुंचेंगे कुछ और आएगा. हम पॉइंट p पर हैं, वहां पे फेज डिफरेंस मान लो क्या है? फाई है. उम्मीद है बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं जा रहा होगा. अब थोड़ा फ्लो बनना शुरू हो जाएगा आपका. इससे पहले कंटिन्यूटी नहीं थी ना, अब फ्लो बनना शुरू हो जाएगा. ओके, कोई दिक्कत वाली बात? नेट वेव निकालनी है तुमने. फर्स्ट वेव ये है, सेकंड वेव ये होगी. तो नेट क्या होगी? दोनों को चुपचाप क्या कर दो? ऐड कर दो. तो नेट वेव किसके इक्वल है? y1 प्लस y2. तो नेट वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, नेट मतलब रिजल्टेंट वेव, दैट विल बी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, लिखते जाओ दबा दब बस. अब स्टेप चेक करो, क्लियर है? कंफर्मेशन दे दो स्टेप की. स्टेप क्लियर है? कुछ नहीं किया. y1 की जगह वैल्यू पुट कर दी और y2 की जगह इसकी क्या पुट कर दी? वैल्यू पुट कर दी. सही हो गया. अगले पेज पे जा रहे हैं. क्या था हमारे पास? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेव a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. खोलते चले जाओ. a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉमन है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस
चेक करो, गड़बड़ तो नहीं किया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कर दिया। ओके, ध्यान देना, इसको खोला मैंने तो बना A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। हाँ ना, मैं जवाब देते जाओ भाई, स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस ओपनिंग की है। इन दोनों को इकट्ठे करो, कुछ कॉमन आ रहा है, बोल दो। साइन ओमेगा टी नहीं आ रहा कॉमन, A1 प्लस A2 कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो, अब समझाने वाला कुछ है नहीं है, समझाने वाला पॉइंट पहला था कि y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होना है जी। उसके बाद तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल से तो ठीक ही हो गया। ठीक हो गया, ओके। ये क्या ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। अब ये फैली सी, इतनी स्प्रेड सी, ऐसी कोई इक्वेशन थोड़ी होती है। वेव की इक्वेशन तो उसी टाइप की होती है, ए साइन ओमेगा टी टाइप की चाहिए ना मुझे तो ये इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड सी, इसका कोई मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा। मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। वैसे तो ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ही है, लेकिन बेटा इस फॉर्मेट में इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे देखना है कि क्या ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसके लिए बेटा ये टाइम वाली टर्म तो चलो मुझे चाहिए ही चाहिए, छोड़ूंगा मैं। ये वाली टर्म की जगह कुछ पुट करूंगा और इसकी इस टर्म की जगह भी क्या करूंगा, कुछ पुट करूंगा। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? है तो इक्वेशन ही, लेकिन इस फॉर्म में इसका कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दिया, जितना खोल सकता था खोल दिया। अब आगे लिख लो, पुट A1 प्लस A2 कॉस फाइव जो है A कॉस थीटा, एंड जो ये ना A2 साइन फाइव, इसकी जगह पुट करो A साइन। क्यों पुट किया वो भी पता लग जाएगा जब स्टैंडर्ड बन रही होगी। याद रखने का तरीका बता सकता हूं। साइन है ना, साइन, साइन के साथ क्या पुट करना है तुमने? कॉस वाली टर्म पुट करनी। और जहां पर कॉस है ना, कॉस, उसके साथ कौन सी टर्म पुट करनी है? साइन वाली टर्म पुट करनी है। याद रखने का तरीका बता दिया। बाकी क्यों किया वो तो अभी पता लग जाएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए। ओके, कर दिया पुट भैया। क्या आ गया ये? y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहां पर क्या था बेटा? साइन ओमेगा टी, साथ में क्या आ गया? ए कॉस थीटा प्लस, अगला क्या है आपका? इसकी जगह क्या पुट कर दिया? ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ध्यान देना जी, ए बाहर आ गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी दिख गया क्या नहीं? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, थोड़ा रिस्पॉन्स तो दिया करो। दिख गया, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी किसके इक्वल हो गया? फिर से साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो बेटा क्या कहा जा सकता है कि ये जो रिजल्टेंट आया है ना, रिजल्टेंट, इट इज ऑल्सो साइनोसोडल वेव। y1 भी वेव थी, y2 भी वेव ही थी, दोनों साइनोसोडल थी। जो रिजल्टेंट आई है ये भी अपने आप में क्या है? इट इज ए साइनोसोडल वेव। यहां तक नोट करो, फिर मैं लाइन लिखवाता हूं एक, यहां तक नोट कर लो। कर लिया? डन है सबका? ओके, यहां तक नोट करने के बाद इसको जो भी इक्वेशन देना है नाम नाम दे दो, इक्वेशन 1 दे दो और नीचे लिख लो एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, above equation represents the equation of the resultant wave obtained at P. Above equation represents the equation of resultant wave obtained at P
फुल स्टॉप डाल के आगे लिखना, वी ऑब्जर्व दैट द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड, वी ऑब्जर्व दैट द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड is also a sinusoidal wave, is also a sinusoidal wave having amplitude A, having amplitude A। तो हमने क्या प्रूव किया कि भाई पॉइंट पी पे पहुंचते पहुंचते जो वेव नई बनकर आई है y1 और y2 ऐड होने के बाद, वो भी एक तरह की साइनोसॉइडल वेव है विद एम्पलीट्यूड ए, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। अब सारा खेल इसके एम्पलीट्यूड में ही छुपा हुआ है। हमने एम्पलीट्यूड से जज करना है कि भाई मैक्सिमा आएगा, एम्पलीट्यूड से जज करना है कि मिनिमा आएगा। यहां तक नोट हो गया? ओके। अब पंगा क्या है, एम्पलीट्यूड निकालने का, वो निकल जाएगा। हमने बीच में बेटा कुछ पुट किया था यहां पर, ये वाली चीज, ठीक है जी। इनको कुछ नाम दे दो। ये जो पहली वाली थी इसका नाम ए रख लो, और ये जो दूसरी वाली पुट की थी ना बेटा, इसका नाम इक्वेशन बी लिख लो। लिख लो, फिर इसका यूज कर लेंगे। लिख लिया, इसका नाम ए लिख लिया, इसका नाम बी लिख लिया। ओके, अब लिखो जी, वो तो ठीक है, वो वेव है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ओके, ए इक्वेशन क्या है जल्दी बताना, क्या थी? व्हाट वाज ए इक्वेशन? a1 प्लस a2 कॉस फाई, किसके इक्वल था भाई? a कॉस थीटा। तो दूसरी कौन सी थी? a2 साइन फाई। ओके, ये किसके इक्वल थी? a साइन थीटा। तो फ्रॉम ए एंड बी दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो भैया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो ये तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर ही बच जाएगा। नहीं, मैंने गलत लिखवा दिया, या मतलब मैंने गलत लिख दिया। ये वाले कौन से ए थे? ये कैपिटल ए था ना, तो दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग करके ये ए स्क्वायर बच जाएगा, बोल दो। राइट साइड वाला तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग की साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, बचकल्ला ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दें। राइट साइड वाला तो ए स्क्वायर बच गया। इधर वाला क्या बचा? इधर वाला चलो अभी डायरेक्ट नहीं लिखते, इसको पूरा ही लिख लो। a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर है, प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर है। ओके, अगले स्टेप में मैं ए स्क्वायर इधर लिख रहा हूं, इक्वल टू, इसको खोल रहा हूं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। चेक करो जल्दी, सही है। प्लस ये क्या हो गया, a2 स्क्वायर, थोड़ा जवाब दे दो, ठीक जा रहे हैं हम, बस 5 मिनट में क्लोज करेंगे, देख लो इसको बस। ए आ गया, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बोलो इकट्ठे हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a1 स्क्वायर बचा बेटा, प्लस इसका a2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में 1, a2 स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या बन गया, 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ, ओके, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5। जवाब दो जी। जो स्टेप्स थे ये सारे के सारे यहां से लेके यहां तक नोट कर लिए सारे, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है, हो ही रहा है। कंक्लूडिंग पॉइंट लो जी। पॉइंट पी मेरा स्टडी पॉइंट है, मैं चेक करना चाहता हूं वहां पे क्या हो रहा है। मैंने बोला पहली वेव आई y1, दूसरी वेव आई y2, दोनों मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद रिजल्टेंट वेव बनी, फिर हमने रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आएगी वो बना ली। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ रही है उसका एम्पलीट्यूड ए है, उसका फार्मूला भी निकाल लिया। अब उसके फार्मूले में आप देखो, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस बात पे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच में आने वाले फेस डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पे फेस डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग।
अलग अलग जगह पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अलग अलग। जहां पे मैक्सिमा आएगा वहां पे ब्राइटनेस आएगी, जहां पे ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहां पे क्या आएगी, डार्कनेस आ जाएगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? डिस्कस हम कल करेंगे इसको। लेकिन पॉइंट यह आ गया कि अब वो जो मैं पहले हवा में बोल रहा था कि यार यहां मैक्सिमा आएगा यहां मिनिमा आएगा, अब वो हवा वाली बात नहीं रही, मुझे फार्मूला मिल चुका है। जब ये मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमा आएगा, जब ये मिनिमम होगा तब क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो हमने हेडिंग डाली थी ना, कंडीशंस, हेडिंग यही थी ना, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बस इक्वेशन मिल गई तो इसमें से कंडीशन भी समझ लो मिल ही गई है। मतलब अब हवा वाली बात नहीं रही, पहले तो सिर्फ रफ चल रहा था, मैक्सिमा आता है मिनिमा आता है मैक्सिमा आता है मिनिमा आता है, अब मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। ये जब जब मैक्सिमा होगा तब तक वहां पे मैक्सिमा आएगा, ये जब जब मिनिमा होगा तब तक वहां पर मिनिमा। तो मेरे ख्याल से यार सेकंड डे के एंड तक आते आते फिर भी दिखा कि यार इंटरफेरेंस में हमने करना क्या है, वरना पिछली क्लास तक तो यही चल रहा था, इंटरफेरेंस क्या है जी, दो लेवल मिक्स हो जाती है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। बोलो क्लियर है? आज का काम क्लियर है? इसको थोड़ा सा जितना हो सके बेटा रिवाइज कर आना, और फिर वही बात, जब 2 क्लासेस इंटरफेरेंस की लगाई है तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, अगली क्लास में मेन रिजल्ट आने हैं।